सर हम बात कर रहे थे कुछ फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के लिए, जी, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, जैसे जब लोन के लिए जाते हैं, बैंक कहती है आपको कि भैया आपके पास एक प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कोई प्रॉपर दुकान होनी चाहिए, उसके आधार पर हम आपको लोन देने का विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उस केस में वे लोग क्या करते हैं ना, किसी भी अपने किसी दोस्त की या किसी जान पहचान वाले की दुकान को अपनी दुकान बता के ऐसे प्रिटेंड करते हैं बैंक को, और उसके बिहाफ पे लोन लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस आपके पास भी बहुत आते होंगे। तो ऐसे में आप कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जेन्युइन है कि फ्रॉड है? कैसे आप उसको करते हैं? लास्ट के 10 मंथ्स में नहीं भी तो 12 केसेस ऐसे आए होंगे जिनको हमने वहाँ पे पकड़ा है। उसका हम हर एक का इंडिविजुअल अप्रोच हो सकता है। मेरा जो अप्रोच रहता है कि पहले ब्रांच के थ्रू वहाँ का वेरिफिकेशन करवा देते हैं। उसके बाद ब्रांच ऑफिसर से वहाँ का लोकेशन अपने फ़ोन पे ले लेते हैं और उसके बाद जब रैंडम विजिट देते हैं वहाँ पे, सरप्राइज विजिट जिसे कहते हैं, और वो कई बार सरप्राइज विजिट शॉक विजिट बन जाता है उनके लिए, हम्म। क्योंकि वो चोरी शॉप पे पकड़ी जाती है। चोरी पकड़ी जाती है। रिसेंट का एक एग्जांपल दूंगा, एक साइबर कैफे वाला लोन एप्लीकेशन आया हमारे पास। वो इंडिविजुअल जिसने लोन के लिए अप्लाई करा वो कोई और था, जो इंडिविजुअल शॉप जिनका था वो कोई और थे, और जो इंडिविजुअल शॉप के ओनर थे उन्होंने उस लड़के को शॉप पे हेल्प रखा हुआ था, ओके। और 5,000 पर मंथ की सैलरी पे उसको उन्होंने रख रखा था। और वो बंदा ये जिस दुकान में काम कर रहा था, एग्जैक्टली उसी को अपनी दुकान बता के लोन के लिए गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसने जेन्युइन बनवा लिए। उसने रेंट एग्रीमेंट से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल सब कुछ उसने अपने नाम पे अपने नाम पे से फ्रेम करके मैनिपुलेट आपको करवा लिया। सबमिट किया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मैनिपुलेटेड चीज़ें। और जब दुकान गए तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया उसी टाइम। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप अपने ब्रांच में बैठ के या प्रोसेसिंग सेंटर में बैठ के फ्रॉड रोक लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप रिलाई नहीं कर सकते कि ब्रांच वाला जाके आपको विजिट कर दे और वो जेन्युइन हो। तो मेक श्योर करें कि ब्रांच वाला जब विजिट कर दे उसके बाद आप एक सरप्राइज विजिट ज़रूर लें। जितने भी फ्रॉड्स होंगे उनमें 95% इसमें कवर हो जाएंगे। ओके। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लूंगा सर, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले स्टार्टअप इंडिया की बात करी थी, जहाँ जी, पर जो स्पेशली जो वीमेंस हैं वो उसमें जा सकती हैं। बिल्कुल। तो इसी में एक केस हमारे पास भी आया था, जहाँ पर जो विमेन थी वो पहली बार काम करना चाह रही थी, जी, लेकिन वो क्या थोड़े से डरते हैं कि अगर हम आज मार्केट में अगर हम दुकान अगर ले लें, जी, तो रेंट उसका हर महीना तो आते दिखेगा। जी, नई नई दुकान है, दुकान चलने धीरे धीरे चलेगी, जी, हर महीने रेंट का बटन आ जाएगा। तो ऐसे में वे जो विमेन है वो अपने घर से ही काम स्टार्ट करना चाहती है। जैसे ठीक, मेरे केस में एक था जो कि घर से ही बुटीक का काम स्टार्ट करना चाहती थी। ठीक है, बेसिकली आज एक ट्रेंड बन भी चुका है, जो बहुत सी हाउसवाइफ्स हैं अपने घर में ही बुटीक वगैरह का काम स्टार्ट कर रही हैं। ठीक तो है। ऐसे में वो वुमन भी बुटीक का काम स्टार्ट करना चाहती है। तो वैसी पर्टिकुलर वुमन के लिए कौन सी स्कीम अच्छी रहेगी जिसके तहत कि उसको बिना किसी दिक्कत के लोन प्रोसेस हो जाए? हम घर से भी फाइनेंस करते हैं, हम्म। इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे बुटीक हो गया आपका, तो बुटीक के दो कंपोनेंट्स हैं। वो कपड़े लाएंगी सेल करने के लिए, और वो मशीन्स लाएंगी जिससे वो स्टिचिंग एंड ऑल करेंगी। हम्म। मशीन आता है टर्म लोन के कंपोनेंट में, और आपके कपड़े आते हैं सीसी के लिए, हम्म। वर्किंग कैपिटल का पार्ट है वो। तो उसके लिए पीएमईजीपी एक अच्छा स्कीम है। हम्म। कई सारे लोगों को हमने पीएमईजीपी उनके घर से भी दिया है, और इसमें कोई इशू भी नहीं होगा, बशर्ते कि उनका एक्चुअल में घर हो, सारे क्लियरेंसेस हों, वहाँ पे बिजनेस करना अलाउ हो। रेंटेड प्रीमाइसेस हो तो? देखिए, अब रेंटेड प्रेमाइसेस होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशंस आ जाते हैं। डिपेंड करते हैं कि लोन उनको कितना चाहिए। अगर उनको कम अमाउंट का लोन चाहिए तो रेंटेड प्रेमाइसेस पे भी देंगे, ज़्यादा अमाउंट का चाहिए तो भी देंगे, बट हम उसमें अपना प्रिकॉशन लेते हैं। तो उसके लिए एक मॉर्टगेज क्लॉज होता है, जो हम जो रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो ओनर हैं उनसे हम रेंट क्लॉज लेते हैं, जो कि मोस्ट केसेस में वो लोग देते नहीं हैं। नहीं देते हैं। क्योंकि कोई आपको रेंट दे रहा है, वो अपना घर गिरवी रखने के लिए क्लॉज तो नहीं देगा। नहीं देगा। तो इस केसेस में इशू आते हैं हायर अमाउंट ऑफ लोन में फाइनेंस करने में। तो ऐसे में वो वुमन बेचारी कैसे करेगी? वो फिर कुछ मॉर्टगेज करे। अगर ज़्यादा अमाउंट है तो उन्हें कुछ मॉर्टगेज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 5-10 लाख के आसपास का चाहिए, छोटा अमाउंट है तो फिर? तो फिर वो आपका पीएमईजीपी में कवर होगा। उसका अपनी गारंटी रहती है उसकी। उसके लिए आपको मॉर्टगेज यूज नहीं करना पड़ेगा, और हम रेंट पे भी उसको अलाउ करते हैं, हो जाए। बशर्ते कि वो लीज अग्रीमेंट हो। आपको रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट का फ़र्क ये होता है कि लीज एग्रीमेंट आपका 5 साल या ज़्यादा के लिए रहता है, रेंट एग्रीमेंट आपका 1 साल से कम के लिए रहता है। हम्म। अब आप जब टर्म लोन लेते हैं तो वो 5 साल के लिए रहता है। तो इसीलिए हम उतने टाइम फ्रेम तक का आपसे
लीज ओके गारंटी बनवाएंगे। ओके। तो जिन लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है जी तो वे लोग क्या करते हैं ना, अच्छा इस बैंक में नहीं हुआ चलो दूसरे बैंक में जाते हैं, इसमें नहीं हुआ चलो किसी में जाते हैं, चलो एक काम करते हैं किसी ऑफिसर से सेटिंग करते हैं, उसको पैसे खिला देते हैं और लोन कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे मार्केट में होता है सीनेरियो। जी। तो जिन लोगों का लोन अगर रिजेक्ट हो गया है उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनका लोन स्मूथली बिना किसी को पैसे दिए उनका स्मूथली लोन प्रोसेस हो जाए? देखिए, बैंक्स का और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग और बहुत अच्छा फीचर है बैंक के बारे में, कि बैंक्स में पैसे नहीं चलते। अगर किसी कोई फ्रॉड ऑफिसर आपको पर्टिकुलर मिल गया है तो बैंक्स उसके ऊपर बहुत आयरन हैंडेड एक्शन लेता है। कई सारे केसेस में लोगों की जॉब्स गई हैं और उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं बचे हैं वो। तो बैंक्स में आपको पैसे देने कभी नहीं पड़ेंगे, और कभी किसी को 1 रुपया मत दीजिए बैंक में। मैं सीधे सीधे कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स को बताना चाहूँगा, कभी भी कोई भी पैसा मत दीजिए बैंक में। रही बात लोन रिजेक्ट होने की, तो मैंने आपको पहले भी रीजंस बताए, सिविल खराब होना, लोन का पर्पस ठीक ना होना, जेन्युइन ना होना, इस तरीके से। अगर आपका जेन्युइन नहीं है तो आप भूल जाइए, आप दोबारा मत आइए। अगर आपका सिविल स्कोर में इशू है तो आप उसको ठीक कीजिए, 6 महीने के भीतर वो डिलिक्वेंसी हट जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके अगर आपका और कोई रीज़न की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या किसी रीज़न की वजह से लोन रिजेक्ट हुआ है तो वो आप ठीक कर लीजिए और दोबारा अप्लाई कर दीजिए। हाँ, ऐसे कई सारे कस्टमर्स हैं जिनको हमने रिजेक्ट किया है, और मैंने खुद रिजेक्ट किया और मैंने खुद उनको 2 महीने बाद लोन दिया है। ओके वो सही डॉक्यूमेंट्स के साथ जब दोबारा आए तो मैंने उनको दिया। अनलेस एंड अनटिल आप सही चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट हमें अपना पेपर वर्क ठीक रखना है। हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप ग्रो करें, बट एट द सेम टाइम हमें भी कुछ चाहिए ना। हम आपसे कोई गारंटी तक नहीं ले रहे हैं, तो जब हम गारंटी भी नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप पेपर वर्क ठीक रखिए, बस। सर इसी प्रोसेस में जैसे आपने अभी बोला उनका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, जी तो डॉक्यूमेंट में एक इम्पॉर्टेंट आता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सीएमए रिपोर्ट। जी जी। ये क्या है और कब चाहिए, ये जरा ब्रीफ में बता दीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सीएमए हम लोग मांगते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जब लोन अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, 2 लाख तक के लिए हमारा गाइडलाइंस है कि हम आपसे ना आईटीआर लेते हैं ना बैलेंस शीट लेते हैं, 2 लाख तक के लोन के लिए मुद्रा में। उसके ऊपर हम आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपको पैसे क्यों चाहिए, कितने पैसे लग रहे हैं और कहाँ कहाँ लग रहे हैं। ओके जैसे एग्जांपल के लिए आपने ये स्टूडियो बनाया, बहुत अच्छा स्टूडियो है आपका, थैंक यू सर। तो अब आपको स्टूडियो के लिए फैंस लेने हैं, कंप्यूटर सिस्टम लेना है, रिकॉर्डिंग के लिए मशीन्स लेनी है, इन सब का कॉस्ट हुआ, आपने ये बताया। तो आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करेंगे कि मैं एक स्टूडियो बना रहा हूँ, मुझे उसमें ये रिक्वायरमेंट है, मैं उससे ये बिजनेस करूँगा और ये मेरी इनकम रहेगी। इस तरीके से इनकम ना भी हो क्योंकि वो सीएमए का पार्ट हो जाता है, तो भी आप क्या करने वाले हैं उस फंड से वो आपको बताना है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे हम आपको फिर फाइनेंस कर पाते हैं। एंड व्हाट इज सीएमए, सीएमए कब लगता है? सीएमए बेसिकली आपका बिजनेस का प्रोजेक्शंस है, डेटा है। आप कितना सेल कर पाएंगे, उसमें आप कितना प्रॉफिट बनाएंगे, आपके अकाउंट में कितना कैश मेंटेन्ड होगा, आपका प्रॉफिट रेशियो कितना जाएगा, कितना अगर आप स्टॉक्स फिजिकल स्टॉक रख रहे हैं या आपकी कमोडिटी में डील कर रहे हैं तो आपके पास कितना इन्वेंट्री अभी है, कितना इन्वेंट्री फ्यूचर में आएगा। उस सारी चीज़ों का जो डिटेल्ड एनालिसिस होता है वो सीएमए का पार्ट है। मतलब कितना लोन मिनिमम होने से उनको सीएमए साथ में मैंडेट हो जाता है? मोस्टली हम सर सीएमए मांगते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम मांगते हैं आपसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ओके प्रोजेक्शंस एंड एस्टिमेशंस। आप हमें उतना दीजिए, सीएमए इंटरनली भी हो जाता है। आपको बैलेंस शीट, आईटीआर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कि बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है, और साथ ही में आपको अगर आपका बिजनेस, जो मैंने पहले भी बताया कि बिजनेस अगर 40 लाख से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज सेक्टर में 20 लाख से ज़्यादा, तो जीएसटी। इतनी डॉक्यूमेंट्स इसेंशियल हैं। उसके अलावा आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के अंडर तो उद्यम आधार। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि कॉमन है। कुछ केसेस में हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं जहां आपको टर्म लोन का रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ केस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपने अगर एसआरटीओ के अंदर लोन अप्लाई किया जिसमें आपको व्हीकल परचेज करके आपको रेंट आउट करना है,
तो उसमें हम उसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, बट वो बड़ा क्लियर कट है। आप किसी भी बैंकर से जाके मिल लीजिए, वो आपको क्लियर कट बता देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आप वो लेकर जाइए, आपका लोन सैंक्शन होने में देर नहीं लगेगी। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। जी जो बात आपने बोली कि हम उनसे बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस मांगते हैं, जी तो अगर कोई बिजनेसमैन का ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है जी तो वो उसका अकाउंट्स ऑडिट भी नहीं होता, तो बिल्कुल। जो आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं क्या इज इट मैंडेटरी कि उनको ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस देना पड़ेगा? अगेन, जो जीएसटी फाइल कर रहे हैं हम उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दें, ओके। क्योंकि वो जब जीएसटी फाइल कर रहे हैं तो किसी सीए के थ्रू करवा रहे हैं मोस्टली। तो उस केसेस में ऑडिटेड बैलेंस शीट हम मांगते हैं। ये भी नेसेसरी नहीं है अप टू डिग्री कि आपका कितना बिजनेस हो रहा है। हाँ, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में भी अप टू अ सर्टेन लिमिट अगर आपका बिजनेस हो तो देयर इज नो नीड फॉर ऑडिट। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडिटेड बैलेंस शीट मांगने के बहुत लिमिटेड केसेस होते हैं। आपका नॉर्मल बेसिकली आपका जीएसटी रिटर्न से हम ये वेरीफाई कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं वो बस इसलिए मांग रहे हैं कि हम वेरीफाई कर सकें कि आपका बिजनेस जेन्युइन है। अगर हम वेरीफाई कर पा रहे हैं, हम आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के लिए परसू नहीं करते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट है। हम चाहते हैं कि जितने इजी वे में बैंक फाइनेंस कर पाए आप उतने इजीली कर पाए। ओके। तो दोस्तों अभी तक की जो भी हमारी डिस्कशन हुई है, उम्मीद है उससे आपको बहुत कुछ क्लियर मतलब क्लैरिफिकेशन मिला होगा रिगार्डिंग लोन्स। एंड लोन से संबंधित अभी हमारे पास और भी ढेरों क्वेश्चंस हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है। एंड सर भी बहुत अपना कीमती समय निकाल कर आज आए हैं। तो हम आज के इस एपिसोड को यहीं पर पॉज करेंगे। इसी एपिसोड का माफ़ कीजिएगा, इसी जो हमारा आज का जो टॉपिक है इसका हम सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे, जहाँ पर हम हमारे बाकी के और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सर के माध्यम से जानना चाहेंगे। अगर आपके भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कभी आपके साथ बैंक फाइनेंस में कुछ ऐसा कुछ इशू हुआ होगा जिसका आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो लिख कर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को हमारे अगले एपिसोड में हम सर के साथ डिस्कस करके आपके लिए इसका हम कुछ सॉल्यूशन निकालें। तो इसी तरीके से मिलेंगे अगली वीडियो में। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाले। तो मिलेंगे अगली बार। जय हिंद, वंदे मातरम।